हेलो स्टूडेंट्स। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 7th चैप्टर हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 12 का, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। बच्चों यहाँ पे जो वर्ड ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स जब भी हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। और ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रे ऑप्टिक्स है और दूसरा वेव ऑप्टिक्स है। अब देखो, जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स के कुछ अजम्पशंस है, वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस, शैडो कैसे फॉर्म होता है, इन सब चीज़ों की बात करते हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था। तो रे ऑप्टिक्स में ये आपका 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग मान के और पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। अब फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग मानने वाले हैं लाइट को एज अ वेव इस चैप्टर में। और इसीलिए इस चैप्टर में अगर लाइट की स्टडी करोगे तो उसे बोला जाता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मतलब ये 12th स्टैंडर्ड का आपका है। यहाँ पे लाइट को एज अ वेव कंसिडर किया जाता है, लाइट एज अ वेव। अब देखो, लाइट एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली बहुत टाइम से लोगों ने ढूंढना चालू किया था और बहुत सारी थियरीज आई इसकी, लेकिन फाइनली अब अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूं तो वहाँ तक भी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रह गया था कि लाइट एक्चुअली में क्या है। तो अगर हम लोग इसके इतिहास में जाएं और देखें कि लाइट के ऊपर कैसे थियरीज आई है, तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक थियरी आई थी डेस्कार्टस की, डेस्कार्टस, और जिसको बाद में फाइनली न्यूटन ने और डेवलप किया उस थियरी को, और ये बाद में कहलाया न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी, कॉर्पस्क्यूलर थियरी। ठीक है। अब इस थियरी के हिसाब से लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल्स माने गए। देखो, लाइट पार्टिकल्स है या फिर एनर्जी है, रेडिएशन है, इस बारे में कन्फ्यूजन था। अगर आप देखो तो आपके यूनिवर्स में दो ही चीज़ है, एक तो मैटर होता है और दूसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन हम सारे के सारे वेव्स को बोलते हैं, जितने भी वेव्स होते हैं वो सारे रेडिएशन होते हैं। और मैटर जो है वो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर आप किसको बोलते हो? किसी के पास अगर मास होगा तो उसे मैटर बोलते थे। एक सेकेंड, मैटर मतलब उसके पास मास होगा और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास मैटर है, सॉरी मास है, और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो हम लोग उसको मैटर बोल देते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में जो पेन दिख रहा है ये मैटर है, हम खुद मैटर है, मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये बोर्ड आपको दिख रहा है ये भी मैटर है, इसका भी मास है और ये काफ़ी ज़्यादा मास है इसका, तो और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी मैटर होगा। रेडिएशंस की अगर बात करें तो ये वो सारे वेव्स होते हैं एक्चुअली में, और वेव्स मतलब एनर्जी ट्रैवल करना। तो ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं और ना ही इनके पास मास होता है। इसके एग्जाम्पल में देखें, फिलहाल तो हम लोग जो मान के चल रहे हैं वो लाइट है। लाइट को एज अ वेव माने तो लाइट आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा, साउंड आ जाएगा, हीट आ जाएगा, या जो रस्सी पे वेव्स बनते हैं, वेव्स इन अ स्ट्रीम, वो सारे के सारे वेव्स, जो भी वेव्स हैं वो सारे के सारे रेडिएशन कहलाते हैं, क्योंकि लाइट, साउंड, हीट, ये जितने भी वेव्स हैं, वेव्स का मास नहीं होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, तो इनको आप रेडिएशन बोल सकते हो। हालांकि लाइट जो है, इस पर सवाल उठे थे कि लाइट एक्चुअली वेव है या फिर पार्टिकल है, लाइट को हम रेडिएशन माने या मैटर माने, इस पर सवाल उठ रहे थे। तो शुरुआत की जो सबसे पहली थियरी हम जहाँ तक जानते हैं वो जो न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थियरी है, इसमें इसे लाइट को मैटर माना गया। लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को नाम दिया गया कॉर्पसल्स, इसलिए इसको कॉर्पस्क्यूलर थियरी बोला जाता है। मतलब ऐसा माना गया न्यूटन द्वारा या डेस्कार्टिस द्वारा। डेस्कार्टिस ने थियरी इस्टेब्लिश, मतलब थियरी दिया था, और न्यूटन ने इस थियरी को और डेवलप किया आगे जाकर। तो इनके हिसाब से लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हार्ड इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, हार्ड इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ये इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के पूरा का पूरा लाइट बना हुआ होता है। अब इस थियरी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और इस थियरी की बेसिस पे अब कुछ फेनोमेना को तो एक्सप्लेन कर दिया गया, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया।
तो न्यूटन के हिसाब से अगर मान लो लाइट के पार्टिकल्स है, मान लो किसी सरफेस से टकराता है तो क्या होगा। अब ये लाइट के पार्टिकल्स अगर मान लो सरफेस से टकराएंगे तो टकराने के बाद इनका इलास्टिक कोलिजन होता है, और कोलिजन की वजह से ये पार्टिकल्स आपके इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। समझ में आया? तो पार्टिकल के फॉर्म में जाता है लाइट और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। लाइट को एज अ पार्टिकल माना गया, उन पार्टिकल्स का नाम कॉर्पसेल्स पड़ा। तो ऐसे तो उन्होंने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया। बात आई रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम में लाइट घुस जाता है, तो दूसरे मीडियम में जब उनसे पूछा गया कि लाइट बेंड क्यों होता है, तो उन्होंने क्या बोला, बेंडिंग का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जैसे मान लो ये मीडियम है, ये मीडियम के अपने पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स लाइट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा मीडियम जो है, दूसरे मीडियम के भी जो पार्टिकल्स है वो इस लाइट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये दूसरा मीडियम है तो इसका अट्रैक्शन अलग होगा, इसका अट्रैक्शन अलग होगा। जो जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और इसी वजह से जो डेंसर मीडियम होता है, अब ये ऐसा न्यूटन कह रहा था कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम। तो उनके हिसाब से आपका डेंसर मीडियम में जो लाइट का है वो स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और जो रेयर मीडियम होता है उसमें कम अट्रैक्ट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, इसलिए बेंड हो जाता है। तो अट्रैक्शन के डिफरेंस की वजह से कि एक मीडियम में अट्रैक्शन कम है, दूसरे मीडियम में ज़्यादा है, और इसके वजह से आपका लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जाकर बेंड होता है। ये एक्सप्लेनेशन रिफ्रैक्शन का दिया गया था। रिफ्लेक्शन का कोलिजन वाला एक्सप्लेनेशन दिया था न्यूटन ने, और न्यूटन ने ये प्रेडिक्ट किया था कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम वो फास्ट भागेगा अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इनकी ये थियरी जो है वो फेल हो गई, डिस्कार्ड कर दी गई। रीज़न ये था कि जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो वैक्यूम में सबसे फास्ट लाइट ट्रैवल करता है, पहली चीज़ तो, और जितना डेंसर मीडियम था उतना ही स्पीड कम था, और रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा था। तो एक्चुअली में आपका स्पीड इन डेंसर मीडियम इज़ लेस देन स्पीड इन रेयर मीडियम। ये रिजल्ट था, स्पीड इन डेंसर मीडियम इज़ लेस देन स्पीड इन रेयर मीडियम। ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो कि न्यूटन ने जो कहा था उसका एग्जैक्टली उल्टा निकला एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, न्यूटन से एक और बात पूछी गई कि जो आपके लाइट के कलर्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स क्यों होते हैं। तो न्यूटन ने कहा कि जो लाइट के कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ साइज ऑफ कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स के अलग अलग साइज होते हैं, इसी वजह से आपका जो लाइट है उसके अलग अलग कलर होते हैं। यानी कि रेड कलर के पार्टिकल्स का साइज़ और येलो कलर के पार्टिकल्स का साइज़ अलग अलग होगा। तो साइज़ पे डिपेंड करता है कलर या फिर वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ तो हम नहीं बोलेंगे कि उसको पार्टिकल माना जा रहा था। तो लाइट का कलर जो है वो उसके साइज़ पे, कॉर्पसेल्स या पार्टिकल्स के साइज़ पे डिपेंड करता है, ऐसा न्यूटन का कहना था। अब हालांकि जो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास रिजल्ट आए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आया था वो जो है वो सही नहीं था, और आगे कुछ चीज़ें और हुई जिसको न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं किया या एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने थियरी के बेसिस पे। इसलिए थियरी जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई, और कुछ टाइम के बाद रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अलावा कुछ चीज़ें और मिली, जैसे कि इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तुम रे ऑप्टिक्स में पहले से ही पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में। पर उसके बाद लाइट ने कुछ और हरकतें दिखाई अपने तरफ से, जैसे इंटरफेरेंस हुआ लाइट का। अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है, डाइफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थियरीज उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब वो कुछ ऐसा था जो पार्टिकल कर ही नहीं सकता, मैटर कर ही नहीं सकता, बल्कि वो सारा काम रेडिएशन कर सकता है, वेव कर सकता है। तब लोगों के दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं जो लाइट है वो शायद आपका पार्टिकल ना होकर वेव्स है, मैटर ना होकर रेडिएशन है। और तब हमारे पास थियरी आई वेव की, और ये थियरी दिया हाइगन ने, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हाइगन, और तब आपका हाइगन्स वेव थियरी आया। हाइगन्स वेव थियरी, इसने कहा कि लाइट जो है वो एक वेव है। और याद रखना उस समय
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो हाइगन ने कहा था कि जो वेव है वो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, लाइट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव, ऐसा कहा था। लाइट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लाइट एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। अब अगर ये लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो इसका मतलब इट रिक्वायर्स मीडियम, इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव एक मैकेनिकल वेव है और जो भी लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होते हैं दे आर मैकेनिकल वेव्स, उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता। सो इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये था कि लाइट जो है वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता था, लाइट ट्रैवल्स थ्रू वैक्यूम। तो अगर लाइट वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है तो ये पॉसिबल कैसे अगर वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, क्योंकि अगर वो वेव है तो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय मैकेनिकल वेव की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी डिस्कवरी हुई नहीं थी। अगर कोई वेव है तो इसका मतलब वो मैकेनिकल वेव ही होगा, या तो ट्रांसवर्स होगा या फिर लॉन्जिट्यूडनल होगा। अब लाइट ट्रांसवर्स वेव हो नहीं सकता क्योंकि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड से पास होता है और हमें पता है कि लाइट जो है वो लिक्विड से, गैसेस से, सबसे पास हो सकता है। तो लाइट हैज़ टू बी अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, लाइट एक लॉन्जिट्यूडनल वेव ऐसा कहा था। प्रॉब्लम यह है कि अगर वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे तो पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं और पार्टिकल्स नहीं होंगे तो फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल नहीं कर सकता। तो फिर वैक्यूम से लाइट ट्रैवल करके अर्थ पे आता कैसे है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हाइगन ने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि स्पेस में एक बहुत ही हल्का सा मीडियम स्प्रेड है जिसको बोला गया ईथर मीडियम। ईथर का एक मीडियम पूरे स्पेस में फैला हुआ है और इसी मीडियम की वजह से आपका लाइट जो है वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल करके अर्थ पे आता है। अब लोगों को ये लगा कि यार ये तो थोड़ा सा घपलेबाजी है कि तुमने अज्यूम कर लिया, क्योंकि ऐसा कोई मीडियम हमें मिला तो था नहीं। तो उससे पूछा गया कि ये मीडियम हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो हाइगन ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोगों ने बोला अच्छा ये है, मतलब ये अजम्पशन भी तो हो सकता है, सच में है भी कि नहीं ये तो कंफर्म तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, हमें पता क्यों नहीं चल रहा है। मतलब अगर सपोज़ करो यहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट भेजता हूँ स्पेस में, ईथर में, तो उससे टकराएगा तो कुछ ना कुछ आभास होगा कि हाँ कोई ऐसा मीडियम है। तो उसने बोला कि देखो ये बहुत ही हल्का और बहुत ही कम डेंसिटी वाला मीडियम है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हमें फील नहीं हो पाता। हालांकि उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये कंफर्म हो गया कि ऐसा कोई मीडियम स्पेस में नहीं है। और ये सवाल का सवाल ही रह गया कि अगर ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है लाइट, तो आखिर कैसे ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में। लोगों ने ढूंढने की कोशिश की और ये कंफर्म हो गया कि ऐसा कोई मीडियम नहीं है। और ये क्वेश्चन मार्क रह ही गया कि मीडियम ना होने के बाद भी लाइट अगर वेव है तो कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाइगन नहीं दे पाया था, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर हाइगन ने दे दिया था। हाइगन ने अपने इस थियरी के बेसिस पे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जो पार्टिकल नेचर नहीं करवा पा रहा था। मतलब यहाँ पे हमने पार्टिकल नेचर माना था लाइट का, न्यूटन ने, तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो उसने एक्सप्लेन कर दिया, पर उसके अलावा जो तीन चीज़ें थी मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीन चीज़ें तो हाइगन ने एक्सप्लेन कर दिया। उसके अलावा उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी अपनी थियरी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसका मतलब सबका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हाइगन की थियरी से आ गया था। क्योंकि सबका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ गया था और इसलिए हाइगन की थियरी काफ़ी फेमस भी हुई थी। बस ये एक क्वेश्चन रह गया था कि आखिर वो ट्रैवल कैसे करता है स्पेस के थ्रू। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही हाइगन की वेव थियरी पढ़ने वाले हैं। वेव थियरी का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे हाइगन ने अपने लाइट को वेव मानकर अपनी वेव थियरी दी और उसके बाद इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करते चला गया। और सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग वेव थियरी के बेसिस पे देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में यही होने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे देखो, इसके आगे की कहानी अगर हम देखें, थोड़ी सी आगे कहानी मैं आपको बता देता हूँ, और उसका पूरा का पूरा आगे का पूरा पार्ट जो है वो आपको 14 चैप्टर में मिलेगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि आपके मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था मैक्सवेल,
और मैक्सवेल ने बाद में ये प्रूव किया कि एक्चुअली में लाइट जो है उस समय फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चल गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा वेव था जो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको आगे बढ़ने के लिए, बल्कि वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है। और फाइनली मैक्सवेल ने ये देखा कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ना कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है, कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो ये प्रॉब्लम था ना कि वैक्यूम से ट्रैवल क्यों नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम मैक्सवेल ने सॉल्व कर दिया था, क्योंकि उसने बताया कि वो लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वेव की वजह से, वेव की थियरी की वजह से सब एक्सप्लेन तो हो गया था, साथ ही साथ अब ये क्लियर हो गया था कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वैक्यूम से ट्रैवल करता है। समझे? ऐसा मैक्सवेल ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ पर कहानी बंद नहीं हुई थी। कुछ समय के बाद लगभग 19th सेंचुरी के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके रिजल्ट ने सबको भौंचक्का कर दिया, पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला के रख दिया। और उसके बाद फिर वहाँ से एक नई फिजिक्स शुरू हुई थी। तो उस समय एक्चुअली लाइट वेव है या पार्टिकल, इस दोनों में बात फंस गई थी, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे बता रहे थे, कुछ फिनोमेना ऐसे बता रहे थे कि लाइट जो है वो वेव हो सकता है। जैसे ये सारी चीज़ें बता रहा है कि लाइट वेव ही होगा। लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो ये बता रहा था कि अगर तुम लाइट को वेव मानोगे तो फिर हम इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे 14th चैप्टर में कि किस तरीके से इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर भी क्वेश्चन उठ गया। और तब मॉडर्न फिजिक्स में ये लाइट की जो थियरी, इसकी गुत्थी और उलझ गई। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इसे वेव बोले कि मैटर बोले, इसे हम लोग पार्टिकल्स का बना हुआ माने कि रेडिएशन माने, वेव्स माने। क्योंकि इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते समय हमको ये देखना पड़ेगा कि लाइट एक वेव है और लाइट को वेव ही मानना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें और हो रही थी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन सब में ऐसा दिख रहा था कि लाइट को अगर आप वेव मानोगे तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपको लाइट का पार्टिकल नेचर मानना पड़ेगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में है। वो पार्टिकल क्या और कैसा है तो आपको 14 चैप्टर में पता चलेगा। पर वेव मानकर उन एक्सपेरिमेंट्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और तब नई थियरी आ गई। और नई थियरी की बात क्या हुआ कि लोगों ने ये कहा कि देखो लाइट दोनों नेचर रखता है, कई बार वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है और कई बार वो वेव की तरह बिहेव करता है, और इसे हम लोग कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि भाई लाइट आपका पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और लाइट बिहेव्स both as particle and wave, पार्टिकल एंड वेव। तो लाइट दोनों की तरह बिहेव करता है। कई एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि लाइट का बिहेवियर वेव की तरह है, कई एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि लाइट का बिहेवियर पार्टिकल की तरह है। तो ये अपने हिसाब से लाइट उसको जो मन करे वो करता है। जब उसे बिहेव करना होता है पार्टिकल की तरह तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जब उसका मन करता है वेव की तरह बिहेव करने का तो वेव की तरह बिहेव करता है, वो अपने हिसाब से कर लेता है। तो ये कंक्लूजन पर लास्ट तक लोग पहुंचे। ठीक है, पार्टिकल नेचर तो अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लाइट पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करता है और कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा दिखा रहा है कि हमको लाइट को एज अ पार्टिकल जैसा ही मानना पड़ेगा, कि आपको 14 चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर में आपको वेव थियरी मिलेगा, और वो भी मैक्सवेल वाला नहीं, बल्कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैक्सवेल ने तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना था, यहाँ पे हम लोग हाइगन की वेव थियरी देखेंगे। समझ गए? हाइगन्स वेव थियरी ऑफ लाइट। लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होगा अगर आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं तो लाइट की स्पीड को वैक्यूम में हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, याद रखना, लाइट अगर आपका मीडियम चेंज करती है, अगर मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर गई, मीडियम 1 मीडियम 2, तो लाइट की वेलोसिटी, लाइट का वेवलेंथ बदल जाता है, दोनों बदल जाता है।
इस मीडियम में वेलोसिटी v1 वेवलेंथ λ1 होगा, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 और वेवलेंथ λ2 होगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, एन डजेंट चेंज, एन मतलब फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम बदलने पर आपका लाइट का फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाता है और वेवलेंथ चेंज हो जाता है और इवन डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, लाइट बेंड हो जाता है। समझ गए? इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाइगन की वेव थ्योरी। तो ये पूरा का पूरा इतिहास रहा है आपके लाइट का। इन इस इतिहास में से हम लोग सिर्फ ये वाला हिस्सा देखेंगे, वेव थियरी ऑफ लाइट, और इसी को हम यहाँ पे पहले तो थियरी देखेंगे और थियरी देखने के बाद उसी के बेसिस पे हम इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और यहाँ पे हाइगन्स थियरी को समझने से पहले यहाँ पे हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं कि हमको लाइट कहाँ कहाँ से मिलता है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से लाइट हम रिसीव करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के सोर्सेस होते हैं लाइट के, एक प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट और सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट हम उन लाइट के सोर्सेस को बोलते हैं जो खुद अपना लाइट एमिट करता हो, एमिट देयर ओन लाइट। और ये अपना लाइट वो खुद कैसे एमिट करता है, तो तीन कारणों की वजह से यहाँ पे जो दिया है, 3 रीजंस है जिसके वजह से प्राइमरी सोर्स जो है वो काम करता है और अपना लाइट एमिट करता है, अपना लाइट खुद ही बनाकर निकालता है बाहर। पहला, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो जो सन और स्टार में से लाइट निकलता है उसका रीज़न ये होता है कि वो एकदम हाई टेम्परेचर पे हीटेड होते हैं और उसकी वजह से वो लाइट एमिट करते हैं। दूसरा, आपका करंट की वजह से भी लाइट आ सकता है। जैसे मान लो अगर आप ट्यूबलाइट की बात करो या फिर टीवी की बात करें हम लोग, उसमें से लाइट निकलता है, तो यहाँ पे करंट का जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो लाइट में कन्वर्ट होकर बाहर आता है। तो करंट की वजह से आपको लाइट मिल सकता है। केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से आपको लाइट मिल सकता है। तो जो आपका फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उसमें केमिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होता है। और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पे अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन के होने की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो लाइट में कन्वर्ट होता है। तो हमें लाइट न्यूक्लियर एनर्जी से मिल सकता है, केमिकल एनर्जी से मिल सकता है, करंट से मिल सकता है, या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से मिल सकता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अपनी लाइट खुद एमिट करता है ना। तो ट्यूबलाइट, टीवी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फायर क्रैकर्स, ये सारे के सारे आपके सन, स्टार्स, ये सब प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लाइट माने जाते हैं। मतलब इनके पास खुद का लाइट ये खुद एमिट करते हैं। क्यों एमिट करते हैं उसके रीजंस यहाँ पे दिए गए। कोई टेम्परेचर की वजह से करता है, कोई करंट की वजह से करता है, कोई रिएक्शंस की वजह से करता है। अब दूसरे सोर्सेज ऑफ लाइट भी होते हैं जिसको सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट बोला जाता है। ये वो सोर्सेज ऑफ लाइट है जहाँ से हम लाइट हमें मिलता तो है, लेकिन ये खुद का लाइट नहीं होता इनका। ये क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स से लाइट लेते हैं और उसके बाद या तो रिफ्लेक्ट कर देंगे या तो हर जगह पे बिखेर देंगे। बिखेरने को स्कैटर करना बोलते हैं। सो सेकेंडरी सोर्सेज डू नॉट एमिट ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट और स्कैटर लाइट रिसीव्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से लाइट लेकर उसे रिफ्लेक्ट या फिर स्कैटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मून की बात करूँ तो मून के पास खुद का लाइट नहीं होता, मून सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन जो कि एक प्राइमरी सोर्स है। प्लैनेट्स भी सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इवन हम सब भी, जैसे मान लो ट्यूबलाइट का लाइट अगर हम पर पड़ता है तो हम उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो आपको दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में आता है। तो इन शॉर्ट, आपकी जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं, आपके अगल बगल में हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब लाइट उस पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख में आता है, तो वो सब सेकेंडरी सोर्सेज हो गए। तो मून, प्लैनेट्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, मतलब टेबल, चेयर, जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपके अगल बगल में, अगर वो ब्लैक ऑब्जेक्ट ना हो, क्योंकि ब्लैक ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स को छोड़ के जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, सब आपके सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। सो दीज वर द सोर्सेज ऑफ लाइट, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। अब हाइगन्स की थियरी पर हम बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट की बात कर लेते हैं, फिर थियरी पे आएंगे ताकि फिर थियरी को हम समझ पाए। अब देखो वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज करो आपके पास एक बहुत ही छोटा सा लाइट का सोर्स है, बहुत ही मतलब पॉइंट सोर्स मान के चलते हैं, एक एकदम ही आप समझ सकते हो कि बहुत ही पतला सा, अगर आपके पास एलईडी हो और एलईडी को अगर वो ग्लो करे तो उस एलईडी से लाइट बाहर निकलेगा। अगर हम लाइट को वेव मान के चल रहे हैं, जो कि माना जा रहा है यहाँ पे वेव थ्योरी में, तो ये लाइट हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा
और ट्रैवल करते करते मान लो अगर आप सपोज करो कुछ टाइम के बाद इसे देखते हो, तो क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगा और हर डायरेक्शन में लाइट का स्पीड सेम होगा, तो लाइट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे हर इन पॉइंट्स पे आ जाएगा। अब देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इन पर लाइट एक साथ पहुँचा है। पॉइंट सोर्स है, लाइट हर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक साथ एक सरफेस पे पहुँचेगा और आपको पता है वो सरफेस जो होगा वो स्फेरिकल सरफेस होगा। स्फेरिकल सरफेस, वो एक स्फीयर बनाएगा। मतलब कुछ टाइम के बाद अगर आप लाइट के हर एक पॉइंट्स को जोड़ दो जहाँ जहाँ वो पहुँचे हैं एक साथ, उन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे तो आपको एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस पे जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वहाँ पे लाइट एक साथ पहुँचा है और वो सारे के सारे सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। तो आप बोल सकते हो ऑल पॉइंट्स आर in the same state of vibration, in the same state of vibration, या फिर आप बोल सकते हो they are in phase। in phase का मतलब यही है कि वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, मतलब अगर यहाँ पे क्रेस्ट पहुँचा होगा तो यहाँ पे भी क्रेस्ट पहुँचा होगा, हर जगह क्रेस्ट ही पहुँचा होगा। यहाँ ट्रफ पहुँचा होगा तो हर जगह ट्रफ ही पहुँचा होगा। सबका फेज सेम है, इन फेज है और सब एक ही स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को जब आप जोड़ के एक सरफेस बनाते हो तो इसी सरफेस को कहा जाता है वेव फ्रंट। तो डेफिनेशन वेव फ्रंट का ये ऐसा है कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन और द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर लाइट रीच साइमल्टेनियसली। लोकस मतलब पूरा का पूरा आप समझ लो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स वेयर लाइट रीच साइमल्टेनियसली एंड ऑल द पॉइंट्स आर इन फेज or in the same state of vibration, the locus of these points are nothing but wavefront। मतलब पॉइंट्स का पूरा कलेक्शन या पॉइंट्स का पूरा ग्रुप जहाँ पे लाइट एक साथ पहुँचते हैं और वो सारे के सारे एक ही स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या इन फेज में होते हैं, ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट्स को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सरफेस जो होगा ये वेव फ्रंट कहलाएगा। और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि अगर आपका सपोज करो पॉइंट सोर्स होगा, लाइट का सोर्स अगर पॉइंट सोर्स होगा तो आपको जो वेव फ्रंट मिलेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। तो हमें यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है। तो आपका सोर्स अगर पॉइंट है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। अब देखो ऐसा नहीं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट बस यही बनेगा, कुछ समय के बाद और देखोगे तो फिर सारे लाइट और ट्रैवल करेंगे तो एक और वेव फ्रंट आ जाएगा, फिर एक और वेव फ्रंट आ जाएगा। तो ऐसे वेव फ्रंट बनते बनते लाइट आगे ट्रैवल करता जाएगा। तो हर डायरेक्शन में लाइट यहाँ पे देखो ऐसे ट्रैवल कर रहा है और आपका वेव फ्रंट बनता चला जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना कि लाइट का जो डायरेक्शन है, लाइट का डायरेक्शन और आपका जो वेव फ्रंट है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। लाइट जैसे मान लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो हमेशा लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात हो गई। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे प्रोड्यूस होगा? पॉइंट सोर्स से। अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट लाइन सोर्स हो तब क्या होगा बताओ? लाइन सोर्स कौन सा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा? मान लो एक लाइन है, एक बहुत ही पतली सी आपके लाइट प्रोड्यूस करने की लाइन है, ठीक है, और उसमें से लाइट निकल रहा है और लाइट स्प्रेड हो रहा है। तो अब ये लाइट जो है वो चारों डायरेक्शन में ऐसे 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 बाहर निकलेंगे। तो अगर मान लो ये पूरी लाइन है और यहाँ से लाइट अगर हर तरफ से बाहर निकल रही है, तो अगर आप यहाँ पे एक लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाते हो, सरफेस बनाते हो जहाँ पे सारे लाइट एक साथ पहुँच रही है, तो ये सरफेस आपको पता है कैसा बनेगा बताओ? सिलेंड्रिकल बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका वेव फ्रंट तैयार होगा, क्योंकि लाइट जिस सरफेस पे एक साथ पहुँच रहा है वो इस बार सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। ऐसे चारों तरफ से जब लाइट आगे बढ़ेगा और सरफेस पे पहुँचेगा तो वो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएगा इस तरीके से। और इस केस में आपका जो वेव फ्रंट है लाइन, अगर सोर्स ऑफ लाइट आपका पूरा लाइन हो तो आपका वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। लाइन सोर्स प्रोड्यूसेस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और उसी तरीके से अगर सपोज करो आपका सोर्स वेरी फार अवे, पॉइंट सोर्स ही मान के चलो, सोर्स वेरी फार अवे, अगर कोई सोर्स बहुत ही दूर हो तब कैसा बनेगा? देखो मान लो यहाँ पे एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स ही मान के चलते हैं, तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते चले जाएगा।
अगर हम, और ये धीरे धीरे स्फीयर बढ़ता चला जाएगा, अगर हम बहुत दूर खड़े हैं तो ये स्फीयर का साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इतना बड़ा हो जाएगा कि अगर हम इन वेव फ्रंट्स को इतने दूर से देखते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा प्लेन नज़र आएगा। पहले तो आपका स्फीयर था, बड़ा सा स्फीयर, अब ये स्फीयर धीरे धीरे जब बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत दूर हम लोग हैं ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये प्लेट्स जैसे दिखेंगे फिर सारे। If source is very far away, then it acts as plane wave. It produces plane wavefront. तब आपका लाइट का प्लेन वेव फ्रंट बनता है, प्लेन वेव फ्रंट, वेरी सिंपल। ठीक है, पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा, और सोर्स अगर बहुत दूर हो आपसे तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। वेरी सिंपल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अब हम यहाँ पे हाइगन्स प्रिंसिपल देखेंगे कि हाइगन की एक्चुअली थियरी क्या है। हाइगन्स प्रिंसिपल, तो हाइगन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है, बड़ा सा स्टेटमेंट आपका लिख के रखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 161 है, आप उसको देख लेना। इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, पेज 161, टेक्स्ट बुक पेज 161। तो इटैलिक फॉन्ट में जो भी पूरा स्टेटमेंट हो वैसा का वैसा आप याद कर लेना, मैं आपको इसका मीनिंग समझा दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन के हिसाब से अगर कोई वेवफ्रंट है आपके पास, जैसे मान लो हम स्फेरिकल वेवफ्रंट ही मान के चलते हैं, ये पॉइंट सोर्स है और इसका एक स्फेरिकल वेवफ्रंट तैयार हो गया, दिस इज योर पॉइंट सोर्स। ये स्फेरिकल वेवफ्रंट को लेकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर ये आपका किसी भी वेवफ्रंट के लिए वैलिड है, चाहे वो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हो या फिर प्लेन वेवफ्रंट हो। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग एक स्फेरिकल वेवफ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हाइगन के प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी आपका वेवफ्रंट तैयार होता है, मतलब लाइट वहाँ पे भी फिलहाल पहुँची है, उस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है। सेकेंडरी सोर्सेस का काम करता है, कौन करेगा बताओ? जो पॉइंट्स आपके वेवफ्रंट पे आ रहा है, वेवफ्रंट पे हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स बन जाता है लाइट का, और वो हर डायरेक्शन में वेव्स भेजना चालू कर देता है। और ये हर एक पॉइंट करेगा, याद रखना, हर एक पॉइंट ऐसा करता है, हर डायरेक्शन में अपना वेव भेजना चालू कर देता है। जिससे क्या होता है, आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि अपने आप में छोटे छोटे वेवफ्रंट्स बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है, और ये मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, हाइगन के हिसाब से ये हर पॉइंट ऐसा काम करता है। तो जब आप हर पॉइंट ले लोगे ना, ये भी पॉइंट कर रहा है, इसका अगला वाला पॉइंट भी कर रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके से सरफेस मिलेगा। मतलब हर पॉइंट अपना क्या कर रहा है, लाइट खुद में लाइट भेज रहा है बाहर, अपने आप में वेव्स बाहर भेज रहा है, और ये छोटे छोटे वेवफ्रंट्स तैयार होते जा रहे हैं। तो ये जो सेकेंडरी सोर्स जो लाइट के वेव्स भेजता है, मतलब ये जो छोटे छोटे लाइट के वेव्स आपको दिख रहे हैं जो कि सेकेंडरी सोर्सेज भेज रहे हैं, इन लाइट के वेव्स को बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में सेकेंडरी सोर्स का काम करता है, और क्या करता है, वो अपना वेव्स, सेकेंडरी वेव्स भेजना चालू कर देता है। मतलब वो भी लाइट के वेव्स भेजता है, और वो जो लाइट के वेव्स भेज रहा है उसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम देखोगे हर पॉइंट का मैं एक स्फीयर बनाते चले जाऊं तो ये पूरा का पूरा स्फीयर अपने आप लाइन से मिल जाएगा, और यहाँ पे सारे के सारे लाइट अब यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ इस सारे स्फीयर से, तो आपको यहाँ पे टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो अब आपका लाइट इस पॉइंट तक पहुँच चुका है, और ये हर जगह होगा, तो आपका एक नया स्फीयर तैयार हो जाएगा, और हम बोलेंगे कि अब नया वेव फ्रंट आ चुका है। अब जब ये नया वेव फ्रंट आ गया, तो नए वेव फ्रंट का भी हर एक पॉइंट यही काम करेगा, हर डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स भेजना चालू कर देगा, और फिर वापस नया वेव फ्रंट आ जाएगा। और इस तरीके से वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट लाइट आपका ट्रैवल करते जाता है, और हम बोलते हैं लाइट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। तो इस तरीके से वेव फ्रंट नया नया फॉर्म करते करते लाइट आगे ट्रैवल करता है। इसमें एक दिक्कत ये थी, जैसे लोगों ने सवाल उठाया कि भाई अगर ऐसा है तो ये जो सेकेंडरी सोर्सेस सेकेंडरी वेवलेट्स भेज रहा है वो पीछे भी भेजेगा, और पीछे भेजने की वजह से लाइट पीछे भी ट्रैवल करना चाहिए। तो हाइगन ने बोला कि देखो सेकेंडरी वेवलेट जो है वो सिर्फ आगे की ओर ट्रैवल कर सकता है, ऐसी उसकी प्रॉपर्टी है, वो पीछे की ओर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसके वजह से
हम पीछे वाला जो केस है या फिर पीछे वाला जो आपका वेवलेट्स है वो नहीं ड्रॉ करते हैं, दे आर नॉट इफेक्टिव। सिर्फ सेकेंडरी वेवलेट्स आगे की ओर ही ट्रैवल करता है, इसलिए लाइट सिर्फ आगे की ओर ट्रैवल करता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सच में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि इस थियरी से हमको सारे के सारे एक्सप्लेनेशन मिल गए, इसके वजह से इस थियरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लाइट आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है, वेवलेट्स निकल रहा है। ये सिर्फ सोची हुई थियरी थी हाइगन की, उसने अपना दिमाग लगा के खुद ही इमेजिन करके थियरी बनाया। और ये थियरी जब एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया गया तो इसने सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया। अब क्योंकि तुम्हें आप एक्सप्लेनेशन मिल गया और उस एक्सप्लेनेशन में थियरी फिट हो गया, तो एक्सप्लेनेशन को सही मान लिया गया। और ऐसे ही जनरली फिजिक्स में होता है, अगर आपका थियरी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहा है तो उसे सही मान लिया जाएगा। तब तक सही माना जाएगा जब तक कि कोई दूसरी बेस्ट थियरी नहीं आ जाती उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तब तक आपकी थियरी चलती रहेगी। तो हाइगन की ये थियरी थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगेगी कि ऐसे कैसे पता चला कि हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स बन जाता है और आगे वेवलेट्स भेजता है, लेकिन क्योंकि ये थियरी जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रही थी इसलिए एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से लाइट आगे की ओर ट्रैवल होता है, ऐसा हाइगन ने कहा। तो अब इसके बेसिस पे आप स्फेरिकल वेवफ्रंट कैसे बनता है ये तो एक्सप्लेन कर दिया गया। उस हिसाब से आपका प्लेन वेवफ्रंट और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट का एक टॉपिक दिया गया है जो आपको वेवफ्रंट बनाना है एक्चुअली हाइगन के प्रिंसिपल का यूज़ करके, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट। तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट। सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल वेवफ्रंट की बात करते हैं। जैसे अगर आपको बताया गया कि स्फेरिकल वेवफ्रंट, हाइगन का स्फेरिकल वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट करो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्ट करके उसको एक्सप्लेन करने बोला जाए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका ऐसे ही आएगा कि आपको स्फेरिकल वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको इसमें ज्योमेट्री का सामान यूज़ होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक डॉट लो और पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करो, और सर्कल कैसे ड्रॉ करो, कंपास का यूज़ करके, यानी कि हाथ घुमा दिया वहाँ पे। कंपास पता है ना आपको, जिसको आप मुझे लगता है राउंडर बोलते हो या फिर जो भी है, कुछ ऐसा होता है आपका इस तरीके से, और इसमें हम लोग पेंसिल डालते हैं। तो ये जो कंपास है ना, इस कंपास का यूज़ करना है और यहाँ पे ऐसे रखिए, सर्कल को ड्रॉ कर देना है। फिर आपको कंपास के पेंसिल और पॉइंटेड पार्ट जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस कम कर देना है और यहाँ पे 3-4 सर्कल्स ड्रॉ कर देना है, ऐसे ऐसे। अब इसके ऊपर ओवरलैप करे या ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे ड्रॉ कर दो और इसके पीछे वाले हिस्से को मिटा दो आप इस तरीके से। मिटाने के बाद अब फिर से यहाँ पे एक पॉइंटर वाला पार्ट रखो और दूसरा वाला हिस्सा यहाँ पे रखे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बस आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्फेरिकल वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है। उसी में अगर आपको प्लेन वेवफ्रंट भी कंस्ट्रक्ट करने को आ सकता है तो आप क्या करोगे, सेकंड केस आपका, अगर आपको प्लेन वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है, प्लेन वेवफ्रंट, ये भी आसान है। आपको करना क्या है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और जैसे कि यहाँ पे हर एक पॉइंट यहाँ पे भी क्या करेगा, सेकेंडरी सोर्सेस का काम करेगा, पर वो वेव सिर्फ आगे भेज सकता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रखो और सिर्फ हेमीस्फीयर्स बनाते चले जाओ, मतलब आधा सर्कल बस बनाते चले जाना है। और उसके बाद फिर स्केल यहाँ पे रख के इन सारे लाइंस को जोड़ दो, ये आपको ऐसा टेंजेंशियली जुड़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये पुराना वेव फ्रंट मान लो पी क्यू, और ये पी डैश क्यू डैश आपका न्यू वेव फ्रंट आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप प्लेन वेव फ्रंट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, समझ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। देखो हम लोगों ने बात किया था कि हाइगन का जो प्रिंसिपल है उसने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, बताओ। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया उसने, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और उसके बाद फिर पोलराइजेशन की बात करेंगे और फिर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। ये पांचों चीज़ों का
हम हाइगन की थ्योरी ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया ये देखेंगे। इन पांचों चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। तो अब एक वेव फ्रंट, देखो हमने रिफ्लेक्शन के लॉज को ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर मान लो एक प्लेन सरफेस है, वहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये होता है हमारा नॉर्मल, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, याद है ना ये सब। ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें पता है इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कि I इज इक्वल टू आर होगा, तीनों सेम प्लेन में होंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये रे के लिए था, एक सिंगल रे ऐसे आता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमें यहाँ पे जैसे हाइगन ने क्या बताया कि लाइट ट्रैवल करता है वेव फ्रंट के फॉर्म में, तो हमें रिफ्लेक्शन यहाँ पे वेव फ्रंट का दिखाना है कि कैसे पूरा का पूरा एक वेव फ्रंट आता है, नीचे टकराता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक वेव फ्रंट ऐसे ही कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास होगा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे बना लेते हैं। इस सरफेस से आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे वेव फ्रंट ले आते हैं। तो अब देखो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे हम लोग। तो प्लेन वेव फ्रंट्स आपके ऐसे प्लेन प्लेट्स की तरह होते हैं। तो मान लो ऊपर से ऐसे प्लेन वेव फ्रंट नीचे आ रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। आप ऐसे समझ लो कि ये कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है, ऐसा, एक सेकेंड, ऐसे दिखेगा। तो ऐसे प्लेट्स आपके होंगे जो प्लेन्स ऐसे नीचे आते जाएंगे, मतलब ये एक ही मैंने बनाया है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे, और इस तरह का आपके पास, अगर आप इमेजिन कर पाओ तो इस तरह के वेव फ्रंट्स जो है, ये वेव फ्रंट्स ऐसे नीचे आते चले जाएंगे लाइट के। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है। तो प्लेन वेव फ्रंट में आप देखो कि अगर सपोज करो मैं साइड से इसको देखता हूँ, तो साइड से आपको ये रे और ये रे दिखाई देगा। उसके अलावा बीच में और भी बहुत सारे रेज हैं, लेकिन हम ये रे और ये रे सामने यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अगर मान लो एक रे ऐसा है आपका जो यहाँ पे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, और उसी वेव फ्रंट का दूसरा रे आप देख सकते हो कि यहाँ से कहीं से आप ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, कि बुक में बड़ा वेव फ्रंट दिखाया तो हम बड़ा ही दिखाएंगे, ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। दोनों रेस पैरेलल होने चाहिए आपस में, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो एग्जैक्ट ना सही, लेकिन आपको थोड़ा पैरेलल अच्छे से दिखाना पड़ेगा। ये पूरा वेव फ्रंट है, बड़ा सा ऐसा वेव फ्रंट आया, और एक वेव फ्रंट नीचे आएगा। अब देखो ये साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि वेव फ्रंट की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है, तो ये वाला जो दूसरा रे है वो उसके साथ यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा, और ये जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ तक तो दोनों साथ में आए, पॉइंट ए तक दोनों रे एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और इसके बीच में बहुत सारे रेज है, याद रखना, ये भी सारे के सारे रेज ऊपर से ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ए और बी को देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद का तो हम लाइन ड्रॉ करके पता कर लेंगे कि बाकी कहाँ जा रहा है। तो जैसे ये रे आपका यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पे ये वाला रे यहाँ तक पहुँचा है, ये वाला रे यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ से जो रे आ रहा था वो यहाँ तक पहुँचा है, और बी वाला यहाँ तक पहुँचा है उतने टाइम में। अब आगे क्या होगा, अब देखो ध्यान से, ये तो इस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो हमें हाइगन ने क्या कहा था कि देखो पॉइंट ए जो है ये अपने आप में सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि ये वेव फ्रंट पे है। ये जो प्लेन वेव फ्रंट आपको दिख रहा है, ये ए प्लेन वेव फ्रंट का ही हिस्सा है, तो यहाँ पे वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा और हर डायरेक्शन में सेकेंडरी वेव्स भेजेगा। अब वो क्योंकि यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा, यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, तो इस मीडियम में जा नहीं पाएगा, तो वो हर डायरेक्शन में इसी मीडियम में वेवलेट्स भेजना चालू करेगा और अपना एक नया स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा। अब देखो जिस टाइम पे ये अपना स्फेरिकल वेवफ्रंट बना रहा है, उस टाइम पे आपका जो पॉइंट बी पर ये जो रे है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो ये जब तक नीचे की ओर आएगा तब तक ये अपना एक वेवफ्रंट बना चुका होगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो हमें करना क्या है, ये वाला देखो, ये जब जितना डिस्टेंस यहाँ पे नीचे ट्रैवल करेगा उतना ही बड़ा वेवफ्रंट या उतने ही रेडियस का वेवफ्रंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो हमें करना क्या है, आपको कंपास लेना है और कंपास से डिस्टेंस मेजर करना है।
बी से लेकर डी तक का, और ये डिस्टेंस मेजर करके आपको इतना ही बड़ा यहाँ पे एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से ऐसे आपको एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर देना है। मतलब कहने का साफ है कि जितने टाइम में बी से लेकर डी तक आया ये वाला रे, उतना ही बड़ा यहाँ पे रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर देना है, ताकि लाइट मतलब इतने वेवलेट्स यहाँ तक फैला के ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बना चुका है पॉइंट ए से। ठीक है, अब अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम आपको करना है यहाँ से पॉइंट डी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस वाले सरफेस पे। तो आप ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और जहाँ पे टेंजेंट टच होता है आपका वहाँ से ए से एक लाइन निकाल दो। तो हम ये मानेंगे कि ये लाइट यहाँ से आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से लाइट निकल गया। तो इसका मतलब क्या कि देखो ये वेव फ्रंट ऐसे यहाँ पे आके टकराया और उसके बाद यहाँ से ये वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो गया। इस तरीके से वेव फ्रंट आया और वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्शन समझा दिया वेव फ्रंट का कैसा होता है। अब सच में ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे कि यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है बताओ, रिफ्लेक्शन एक तो यहाँ से हो रहा है ऐसे, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है और एक रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो हम एक काम करते हैं, दोनों जगह पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और देखते हैं कि आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इससे प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो और यहाँ पे एक नॉर्मल n1, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल आपका n2 हो जाएगा। ना दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमको यहाँ पे क्या करना है, ये आई यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल आई रहेगा, कैसे रहेगा देखते हैं। और एक काम करो, इसको भी नाम दे दो ABD, इसको C नाम दे देते हैं ना। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ इस पॉइंट पे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे ज़रूर होता है। तो ये वाला रे और ये वाला रे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है आपका वेव फ्रंट का हिस्सा है। वेव फ्रंट को हमने किससे जोड़ा था, परपेंडिकुलर लाइन से जोड़ा था। अगर सामने वेव फ्रंट है तो उसको जोड़ा किससे था, परपेंडिकुलर लाइन से। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जो होगा ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो अगर ये 90 डिग्री है, जिसमें से ये एंगल आई हो गया, तो बाकी जो बचा हुआ पूरा का पूरा एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस आई होता है तो उसके बाद अगर आप और देखोगे तो ये 90 डिग्री हो रहा है, ये भी तो 90 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस आई है तो आपका ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। इसको थोड़ा समझना, मैं इसको फिर से नीचे ड्रॉ करूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। देखो ये रे मैंने ऐसे ड्रॉ किया और ये वाली ब्लू वाली लाइन आपको मैंने ये ब्लू वाली लाइन कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आपका ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अब देखो ये जो रे जा रहा है यहाँ पे आगे, इसमें ये A है और ये सीधा यहाँ पे B पे जा रहा है, ये वाला, तो ये तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये एंगल I है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। देखो अगर दो एंगल मिला के 90 डिग्री बनता है, तो एक अगर मान लो थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाता है, तो ये एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा, ये पूरा एंगल। इसमें एक और चीज़ है, अब अगर आप देखोगे तो ब्लू से लेकर, ये ब्लू जो लाइन है आपका नॉर्मल लाइन, ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस, ये सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये ब्लू से परपेंडिकुलर है, तो ये पूरी की पूरी लाइन 90 डिग्री होगी, मतलब ब्लू से लेकर यहाँ तक ये पूरा 90 डिग्री होगा। इस 90 डिग्री में से अगर ये एंगल 90 माइनस आई है तो ये एंगल आई हो जाएगा, क्योंकि एक 90 माइनस आई है तो दूसरा आई हो जाएगा अगर टोटल एंगल 90 डिग्री होता है तो बस ये एंगल आपका आई है, यही प्रूव करना था मुझे। कौन सा वाला, ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये वाला एंगल आपका आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वही सेम थियरी और लॉजिक अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ये एंगल अगर सपोज करो, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो ये एंगल आर हो जाएगा। और वैसे ही आपका ये पार्ट और ये पार्ट आई थिंक 90 डिग्री है, यस, तो ये पार्ट 90 डिग्री हो जाएगा,
और आपका ये एंगल जो होगा यहाँ पे आर हो जाएगा, दिस एंगल इज आर। ठीक है, तो ये एंगल आर हो गया और ये एंगल आई हो गया। अब एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल यहाँ पे लेते हैं। एक ट्राइंगल आप देखोगे ए सी डी और दूसरा ट्राइंगल ए बी डी। मैं दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। देखो ए सी डी जैसा है वैसे बनाने की कोशिश करो, ये ऐसा और ये ऐसा है। तो ये ट्राइंगल ए है, ये सी है जो कि 90 डिग्री पे है और ये डी है। ठीक है, और इसमें आपका ये एंगल आर है। ठीक है ना, ए सी डी में ये एंगल क्या है आपका आर है। अब ए बी डी बनाते हैं। तो अगर आप ए बी डी देखोगे तो ये लंबा बनेगा, ये लंबा बनेगा, ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ये 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये डी, ऐसा ही है ना। ए बी और डी ये 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल ए आई का, तो ये आपका आई हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में आपका कौन सा साइड्स क्या सेम है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो AD है, AD यहाँ पे भी है और AD यहाँ पे भी है, ये दोनों हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने। तो हम बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू AD सेम साइड। ठीक है, अब बोथ आर हाइपोटेनस, बोथ आर हाइपोटेनस। तो दोनों ट्राइंगल में जो ये साइड है, एक साइड है वो आपका सेम हो गया। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जितना बड़ा BD था उतना ही बड़ा उन्होंने स्फीयर बनाया था, उतना ही बड़ा रेडियस का स्फीयर बनाया था। यही मेजर करके लिया था ना BD और उसके बाद स्फीयर बना दिया था। तो स्फीयर का जो रेडियस है AC, ये AC BD के इक्वल है। ऑल्सो AC इज इक्वल टू BD। तो AC यहाँ पे ये हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, और ये इसके इक्वल है। अब देखो यहाँ पे एक टेस्ट होता है, बाय साइड हाइपोटेनस टेस्ट, साइड हाइपोटेनस टेस्ट। कॉन्ग्रुएंसी का एक टेस्ट होता है, बाय साइड हाइपोटेनस टेस्ट। आपका जो ट्राइंगल ACD है, ACD, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। अब देखो नाम कैसे देना है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से देना है हमें। इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो प्रूव हो गया, दोनों एग्जैक्टली सेम है ये तो प्रूव हो गया। पर आप देखोगे कि ये ज़्यादा, ये कम एंगल वाला पार्ट है, ये कम एंगल वाला पार्ट है। तो यहाँ पे C 90 डिग्री है तो यहाँ पे B 90 डिग्री है। तो अगर आपने C को बीच में डाला है यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट में आपको B को बीच में डालना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपका एंगल A जो है वो छोटा है और यहाँ पे एंगल D छोटा है। यहाँ पे एंगल A थोड़ा सा वाइड बड़ा है, यहाँ पे एंगल D वैसा काम कर रहा है। तो इसमें अगर आपने A डाला है तो उसी जगह पे यहाँ पे आपको D डालना होगा। यहाँ आपने पहले A डाला है तो यहाँ पे आपको D डालना है। अब यहाँ पे D डाला है तो उसकी जगह पे A डालना पड़ेगा। इस तरह से नाम होगा ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBA। जिसके जगह पे जो आ रहा है उस हिसाब से नाम डालना है। ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो CDA और BAD इक्वल हो जाएगा। एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BAD। दैट इज CDA मतलब एंगल R इज इक्वल टू एंगल I और एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी दो लॉज क्या है बताओ। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी दो लॉ क्या है बताओ। बाकी दो लॉ क्या कहता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल, और उसके अलावा तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, देखो ये हमें पिक्चर से ही पता चल जा रहा है। हमने इस पिक्चर को किस में ड्रॉ करके रखा हुआ है, एक प्लेन में ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो सारे आपके रेज जो है वो एक ही प्लेन में है, पहले चीज़ तो ये। और दूसरा हमें क्लियरली दिख रहा है कि नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे है और उस नॉर्मल के दूसरे साइड आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर
it is clear that incident ray reflected ray and normal are on the opposite sides of norm are on the नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया. इंसिडेंट रे यहीं से are on the opposite sides of normal and all lie in the same plane. तो ये बस बता देना, फिगर से क्लियर हो गया है. all lie in the same plane. फिर आप लिख सकते हो hence laws of reflection are proved. hence laws of reflection are proved. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रूव कर दिया हाइगन के प्रिंसिपल से. हाइगन के थ्योरी से हमने रिफ्लेक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. समझ गए? आगे बढ़ते हैं बच्चों. यहाँ पे अब बात होगी रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन बाउंड्री. तो जैसे हमने देखा कि हाइगन ने 5 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया था और सारा एक्सप्लेनेशन उसने दे दिया था. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन. तो उसमें से रिफ्लेक्शन कवर हो गया और अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे दिया. देखो इन जनरल हम रिफ्रैक्शन की जब बात कर रहे थे एक रे को लेकर, तो हम देखते हैं कि एक रे ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब एक लाइट का रे ट्रैवल करता है तो बाउंड्री पे वो रिफ्रैक्ट हो जाता है. तो ये अगर मान लो सेकेंड डेंसर मीडियम है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है तो. और अगर सेकेंड मीडियम आपका रेयरर मीडियम है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर भाग जाता है. समझे? और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ठीक है ना? तो अब हम ये रिफ्रैक्शन, ये तो एक रे के लिए हो गया. अगेन हाइगन ने पूरा का पूरा वेवफ्रंट, जो प्लेन वेवफ्रंट है उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि कैसे एक प्लेन वेवफ्रंट लाइट का रिफ्रैक्ट होकर दूसरे बाउंड्री में जाता है और उससे हम लोग रिफ्रैक्शन के भी लॉस को प्रूव करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसी बाउंड्री बना देते हैं जहाँ से लाइट आपका रिफ्लेक्ट होगा. तो ये मान लो आपकी बाउंड्री है. इस बाउंड्री से इस बगल आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला मीडियम जो है वो मीडियम 1 है और मीडियम 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 मान लेते हैं. और ये आपका मीडियम 2 है और इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लेते हैं. अब पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है. ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम c/v1 लिखेंगे. इस मीडियम में वेलोसिटी जो है लाइट का वो v1 है और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c/v2 हो जाएगा. ये दोनों मीडियम का अपना अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली आपको बताता है कि लाइट कितना ज़्यादा बेंड हो जाएगा उस मीडियम में. तो ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेकेंड मीडियम से कम है. इसका मतलब आपका ऐसा मान लो कि ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है. ये हम अज्यूम कर ले रहे हैं. ठीक है? तो ये रेयर मीडियम और ये आपका डेंसर मीडियम है. अब देखो लाइट इसमें बेंड कैसे होता है. जैसे मान लो फिर से हम एक वेव फ्रंट अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे इस तरीके से. और एक सेकेंड, ये आपका वेव फ्रंट फिर से जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आ चुका होगा. ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है. ठीक है? पर यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या होगी कि पहले मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, एक सेकेंड, अरे ये n1 इज लेस देन n2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कम होता है उसमें स्पीड ज़्यादा होगा. तो आपका स्पीड, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन साफ साफ दिख रहा है आपको, तो पहले मीडियम का स्पीड ज़्यादा है, दूसरे मीडियम का स्पीड कम है लाइट का. तो फर्स्ट मीडियम में वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, सेकेंड मीडियम में वो स्लो हो जाएगी. तो अब यहाँ पे वही सेम चीज़ होगा. जब B से लेकर ये लाइट यहाँ तक आएगा तब तक यहाँ पे ये वेव फ्रंट का ये जो पॉइंट है वो सेकेंडरी सोर्स छोड़ के अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लेगा. लेकिन इस बार हम पिछले टाइम हमने क्या किया था, इसका डिस्टेंस लिया था और रेडियस बना के स्फीयर बना दिया था. इस बार अब वो लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है तो दूसरे मीडियम के अंदर स्फीयर बनेगा, पर दूसरे मीडियम में घुसते ही स्पीड लाइट का स्लो हो जाएगा क्योंकि
V2 इज लेस देन V1, पहले मीडियम में स्पीड ज़्यादा था, दूसरे मीडियम में कम था। तो हम करेंगे क्या कि पहले मीडियम में अगर इससे इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो दूसरे मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम अपना जो अभी आपका ये है कंपास है, उस कंपास से ये डिस्टेंस लोगे राउंडर से और उसको थोड़ा सा कम कर दो, और कम करने के बाद यहाँ पे स्फीयर बनाओ, मतलब ये डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है वो इससे थोड़ा सा कम होगा। और फिर क्या करोगे, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, ये पॉइंट आपका C हो जाएगा। और फिर वही सेम चीज़ इस स्फीयर पे आपको बनाना है टेंजेंट, और उस टेंजेंट से आपको यहाँ से रे निकालना है और यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ से रे निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ से ऐसे आया और रिफ्रैक्ट हो गया। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद आप देख सकते हो कि इसका जो थोड़ा सा साइज़ और थिकनेस है वो बढ़ जाता है दूसरे मीडियम में जाने के बाद। अगेन यहाँ पे इसका भी यूज़ करके हम लोग इस डायग्राम का यूज़ करके हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको बनाना होगा नॉर्मल पहले तो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। नॉर्मल इस बार येलो लाइन से ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, बाउंड्री के सरफेस के परपेंडिकुलर। और एक नॉर्मल आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। नाउ यहाँ देखोगे आप तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आपका, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वही सेम चीज़, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल आई हो जाएगा। ये आई, ये 90 माइनस आई, और फिर ये आई हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है तो आपका ये भी आर हो जाएगा। ये सिंपल ज्योमेट्री और कुछ नहीं ठीक है। इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ। ना यहाँ पे आप देखो तो इन दोनों ट्राइंगल में, क्योंकि 90 डिग्री है ये भी और ये 90 डिग्री है, तो आप साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं साइन आई की बात करूँ इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में साइन आई निकालना है, ए बी सी। आप साइन आई का वैल्यू निकाल लो। साइन आई का वैल्यू क्या होगा बताओ। साइन है मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो आई का ऑपोजिट साइड क्या है, BC है, BC। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला AC, BC अपॉन AC हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC आप साइन आर का वैल्यू निकाल लो। तो साइन आर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट AD अपॉन हाइपोटेनस AC, AD अपॉन AC। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो मिल जाएगा। साइन आर का वैल्यू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। साइन आर का वैल्यू AD अपॉन AC, AD अपॉन AC। और AC यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू आपका BC अपॉन AD आ जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब देखो BC क्या है, इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट मीडियम, और AD क्या है, इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड मीडियम। तो हम एक काम करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा। अब दोनों में टाइम तो सेम ले रखा है, इसमें भी टाइम t, इसमें भी टाइम t, लेकिन पहले वाले में स्पीड v1 है और दूसरे वाले में स्पीड जो है आपका v2 है। तो अगर मैं डिस्टेंस BC निकालना चाहता हूँ पहले वाले में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले वाले का स्पीड v1 हो जाएगा और टाइम t हो जाएगा, और दूसरा वाला जो डिस्टेंस दूसरे मीडियम का AD है, तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरे वाले मीडियम का स्पीड v2 इंटू टाइम t। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू BC अपॉन AD। BC का वैल्यू v1t, AD का वैल्यू v2t, t और t हो गया कैंसिल, और साइन आई अपॉन साइन आर का जो आपका रेशियो आएगा वो v1 अपॉन v2 आएगा। इसको इक्वेशन 3 लिख देता हूँ मैं। अब देखो v1 अपॉन v2 का वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो, जैसे कि अगर आप मैं n2 और n1 को डिवाइड कर दूँ, n2 डिवाइडेड बाय n1, तो n2 का वैल्यू क्या है बताओ, c बाई v2, n1 का वैल्यू c बाई v1। तो c बाई v2 डिवाइडेड बाय c बाई v1, तो c और c हो जाएगा कैंसिल, और ये v1 ऊपर चला जाएगा, तो ये v1 अपॉन v2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 लिख दो। अब देखो v1 अपॉन v2 को जगह पे आप n2 अपॉन n1 लिख सकते हो, तो इक्वेशन 3 और 4 से हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड
4 साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ये इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 4 में V1 अपॉन V2 किसके इक्वल आ रहा है, N2 अपॉन N1 के। तो आप इसको N2 अपॉन N1 लिख सकते हो, N2 अपॉन N1। तो यही आपका स्नेल्स लॉ है। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का एक लॉ है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के भी 3 लॉज होते हैं, उसमें से एक लॉ आपका स्नेल्स लॉ है। इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्नेल्स लॉ तो प्रूव कर ही दिया है। उसके अलावा दूसरे लॉज क्या है बताओ। दूसरे लॉज वैसे ही जैसे रिफ्लेक्शन के हैं, तो उसमें भी आपको वैसे लिखना है, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये दूसरा लॉ है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। और लास्ट वाला लॉ, एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। तो फिगर से ये क्लियर है कि आपका इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के एक साइड है और रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के दूसरे साइड है, दोनों ऑपोजिट साइड्स में है। और ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, ये हमको क्लियर दिख रहा है। जिस प्लेन में हमने डायग्राम बनाया है उस प्लेन में सारे के सारे रेज आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 लॉज थे, तो स्नेल्स लॉ और बाकी ये 2 लॉ, जिसको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे भी हम लास्ट में लिखेंगे हेंस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर प्रूव्ड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन के भी लॉज को प्रूव कर दिया, एक स्नेल्स लॉ और एक ये। इसमें एक और चीज़ याद रखो, ये जो N2 अपॉन N1 का रेशियो आप दिख रहे हो ना, N2 अपॉन N1, इसको हम साथ में ऐसे लिखते हैं N2:1। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इस रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, मीडियम 1। अब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखोगे, जैसे मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। अब मीडियम 1 कैसे पता चलेगा, देखो जिस मीडियम में आपका इंसिडेंट रे या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा वो आपका मीडियम 1, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या रिफ्रैक्टेड रे है उसको आप मीडियम 2 बोलेंगे। और हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, उसका वैल्यू क्या आया, N2 अपॉन N1। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का N2 अपॉन N1 का वैल्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो ये साइन आई अपॉन साइन आर आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था N2 अपॉन N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये V1 अपॉन V2 भी था, मतलब वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब V इज इक्वल टू N लैम्डा होता है, N जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो V1 अपॉन V2 करोगे तो ये N इंटू लैम्डा 1 N इंटू लैम्डा 2 हो जाएगा। अगर डिवाइड किया हम लोगों ने तो N और N कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 जो होगा वो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी होगा। तो ये पूरा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे कहीं अगर कुछ काम आ जाए तो हम यहाँ पे देख लेंगे, पॉसिबली हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है। तो यहाँ पे V वेलोसिटी है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अगर कैलकुलेट करना है तो आपके पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, N2 अपॉन N1, साइन आई अपॉन साइन आर, V1 अपॉन V2 और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। N2 और N1 क्या है, N2 और N1 को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। N2 जो है वो सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N1 फर्स्ट मीडियम का, और उसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, C/V1 C/V2। C जो है इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
c इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, मतलब ऐसा है कि फर्स्ट मीडियम अगर आपने वैक्यूम रख दिया और तब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तब फर्स्ट मीडियम का जो स्पीड होगा वो c हो जाएगा, मतलब वैक्यूम वाला स्पीड हो जाएगा, और फिर सेकेंड मीडियम का जो स्पीड रहेगा वो यहाँ रखना है। तो फर्स्ट मीडियम जब आप वैक्यूम रखते हो और तब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो किसी मीडियम का तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो ये पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दोनों को डिवाइड करोगे n2/n1 तो आपको सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब बाकी ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे हाइगन्स की थियरी के हिसाब से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है पोलराइजेशन का। तो पोलराइजेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें एक छोटी सी और रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बात होगी आपकी डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देखो अब यहाँ पे इस मीडियम, अब यहाँ पे देखो केस क्या है यहाँ पे कि डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है वेवलेंथ के रेशियो के इक्वल होगा। n2/n1 विल बी इक्वल टू λ1/λ2। यहाँ पे कुछ चीज़ें और यहाँ पे बताई गई है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये मीडियम 1 है, पहला मीडियम है, और इसमें इसका रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और ये आपका सेकेंड मीडियम है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने लाइट जो है वो सीधे सीधे भेज दिया है, मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर भेजा है। तो जब आप परपेंडिकुलर लाइट भेजोगे किसी भी सरफेस पे तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा बल्कि सीधे निकल जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लो आपका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सेकेंड मीडियम का कम है, तो मैंने पहले बताया कि फर्स्ट मीडियम का जो स्पीड होगा वो सेकेंड मीडियम से नहीं गड़बड़ हो गया। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दूसरे मीडियम से कम है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उस मीडियम का स्पीड ज़्यादा होता है, तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो वेव है फर्स्ट मीडियम में वो λ1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है। λ1 जो है वो वेवलेंथ है, λ1, और λ2 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ इन मीडियम 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। पहले मीडियम में लाइट का वेवलेंथ λ1 है और दूसरे मीडियम में लाइट का वेवलेंथ λ2 है। हम मान के चलते हैं कि वो अपने वेवलेंथ के बराबर दोनों में अपना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो मान लो t टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, तो t टाइम में पहले मीडियम में उसने λ1 डिस्टेंस कवर किया और उतने ही टाइम में दूसरे मीडियम में वो λ2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और ये साफ बात है कि λ2 जो होगा वो λ1 से छोटा होगा, क्योंकि सेकेंड मीडियम में जाते जाते स्पीड स्लो हो जाता है। तो इसी सेम टाइम में उसने जितना डिस्टेंस पहले मीडियम में कवर किया उतना उसने सेकेंड मीडियम में कवर नहीं किया, उससे थोड़ा कम किया रहेगा। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम t ले लेते हैं, पूरा टाइम t लिया हम लोगों ने, और पहले मीडियम की बात करें हम लोग तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले मीडियम का डिस्टेंस λ1 है और स्पीड क्या है, v1 है। दूसरे मीडियम के लिए यही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस λ2 हो जाएगा और स्पीड v2 हो जाएगा। और इन दोनों के हिसाब से दोनों का वैल्यू t है ना, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, λ1/v1 विल बी इक्वल टू λ2/v2। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक काम करो, λ1 का वैल्यू निकाल लो। λ1 का वैल्यू निकाल लोगे? नहीं, काम करो v1/v2। टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से जा रहा हूँ। अगर आप v1/v2 यहाँ पे निकालोगे तो आपको λ1/λ2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को पता है कि वेव का एक इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। मैंने एक्चुअली यहाँ पे n लिख दिया है, लेकिन n हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखता हूँ। f जहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, f फ्रीक्वेंसी है। तो देखो जब लाइट मीडियम चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता लाइट का, वेवलेंथ और वेलोसिटी बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। वो यहाँ पे भी देखो प्रूव हो जाएगा। v1/v2 क्या है, λ1/λ2। अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, v1/v2 फॉर्मूला के हिसाब से निकालता हूँ। v1/v2 विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो हम मान लेते हैं कि पहले मीडियम में फ्रीक्वेंसी f1 है और वेवलेंथ λ1, तो v1 इज इक्वल टू f1 λ1 हो जाएगा और v2 इज इक्वल टू f2 λ2 हो जाएगा। अब v1/v2 का वैल्यू जो है आप यहाँ से ले लो, λ1/λ2,
लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1 अपॉन F2 लैम्डा 2 फ्रॉम 1। आपके टेक्स्ट बुक में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ν1 अपॉन ν2 लिया हुआ है, ऐसे लिया हुआ है ν1 अपॉन ν2, और उससे फर्क नहीं पड़ता है, F ले लो वो भी चलेगा। अब V1 अपॉन V2 की जगह पे हमने लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 डाल दिया, तो लैम्डा 1 गया, लैम्डा 2 गया, और यहाँ पे देखो F1 अपॉन F2 का वैल्यू क्या आ गया आपका 1 अपॉन 1 आ गया, और F2 इज इक्वल टू F1 आ गया, F1 इज इक्वल टू F2 आ गया। इसका मतलब साफ है, जो मैं कह रहा था कि दोनों मीडियम में आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। सो इफ लाइट चेंजेस मीडियम, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी लेकिन वही होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पहला वीडियो खत्म होता है, और हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में देखा यहाँ पे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।